अन्नदाता 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 नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं रीनू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है, उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं आज क्या है अन्नदाता में। ब्रोकली की खेती से अच्छी आमदनी कमा रही महिला किसान के सफलता की कहानी। बेर के बागों में कीट और रोगों की रोकथाम के उपाय। किसान भाइयों, विगत 1-2 दिनों के दौरान देश और प्रदेश के कृषि जगत में किसानों के लिए क्या नया रहा, आइए जानते हैं। भारतीय प्राकृतिक रॉल एवं गोंद संस्थान नामकुम रांची के प्रांगण में पिछले दिनों एक दिवसीय तकनीकी एवं यंत्र प्रदर्शन मेला का आयोजन हुआ। झारखंड सरकार के कृषि एवं गन्ना सहकारिता विभाग के अधीनस्थ झास्कोलैंप व IINRG के संयुक्त तत्वाधान से इस मेला का आयोजन किया गया। आज का कृषि यंत्र और प्रदर्शनी मेले का मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे किसान भाई हैं अभी भी पारंपरिक विधि से खेती करते हैं और उसमें उन्हें जो नए यंत्र आ रहे हैं, जो आधुनिक यंत्र हैं, उनके उपयोग के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो आज मेले के माध्यम से हमने एक प्रदर्शनी का आयोजन किया है जिसमें खेती में काम आने वाले विभिन्न यंत्रों को रखा गया है और उनके बारे में वहाँ पे जानकारी भी दी गई है और किसानों के हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो उन्होंने उस यंत्रों के बारे में बताया भी है। और दूसरी बात का मुख्य उद्देश्य इस मेले का यही भी था कि किसान भाइयों को सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनके बारे में जानकारी दी गई है कि वो उन योजनाओं का किस तरह से लाभ उठाएं और साथ ही साथ प्रशिक्षण भी दिया गया है ताकि वो वापस जाकर आधुनिक विधि से खेती कर पाएं ताकि उनको अधिक उपज मिले और लाभ भी ज़्यादा हो। झास्कोलैंप व IINRG के संयुक्त तत्वाधान से इस मेला का आयोजन किया गया। इस तकनीकी एवं यंत्र प्रदर्शन मेला में बड़ी संख्या में लाह उत्पादक किसानों ने भाग लिया। IINRG द्वारा प्रशिक्षण ले रहे कई किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए इस मेला में लाह उत्पादन से जुड़े सामग्री और IINRG नामकुम के प्रशिक्षण प्रमाण पत्र भी दिए गए। हम लोगों ने विगत कई दशकों से लाभ मूल्य संवर्धन पर ज़्यादा जोर दिया है और वैज्ञानिक पद्धति से लाख खेती के बाद जो उनको परिष्करण करना है ग्रामीण स्तर पर, चौड़ी बटन लैक सीलिंग स्टिक और हैंडमेक सेलेक्ट, इन चीज़ों को उत्पादन करने से जो हम लोगों ने प्रशिक्षण कराया उसमें बहुत सारे कुशल कारीगर विकसित हुए हैं हमारे राज्य में। मुझे पक्का विश्वास है कि आने वाले 5 वर्षों में 70% परिष्करण का कार्य अब झारखंड से ही होगा, ये हम लोगों ने संकल्प ले रखा है। भारतीय प्रकृति लाल एवं गोंद संस्थान द्वारा आयोजित तकनीकी एवं यंत्र मेले में किसानों के लिए कृषि की उन्नत तकनीक और विभिन्न कृषि यंत्रों की प्रदर्शनी लगाई गई। साथ ही कृषि में यंत्रों की उपयोगिता और तकनीकी के बारे में बताया गया।
प्रदर्शनी में किसानों को खेती-बाड़ी सहित लाह उत्पादन तकनीक से लेकर उनके उत्पाद और विपणन की विस्तृत जानकारी दी गई। अब तक गांव और घर में सीमित रहने वाली महिलाओं ने भी इस मेले में बढ़-चढ़ कर भाग लिया और खेती-बाड़ी की आधुनिक तकनीकियों के बारे में जानकारी हासिल की। उपस्थित हुई हूँ और यहाँ पे हम सबसे पहले तो ये धान काटने का मशीन जो है हम लोग को पहले मालूम नहीं था, हम लोग का गांव तरफ नहीं था। और है जो रोटावेटर जो समतल करने वाला जो मशीन है वो हमको सबसे अच्छा लगा, जो हम लोग काढ़ा के माध्यम से हम लोग प्लेन करते थे, वो अभी मशीन के माध्यम से प्लेन किया जा रहा है। इसके बारे में हम जानकारी और ये भी मालूम हुआ कि हम लोग महिला लोग भी छोटा पावर टिलर को चला सकते हैं और चला करके खेती कर सकते हैं। हम यहाँ से जाने के बाद हम अपना गांव में अपना खुद का पहले करके दिखाएंगे। हम लोग का गांव में तो उतना प्रचलित लाह के बारे में नहीं है, लेकिन खुद करके दिखाएंगे। उसके बाद समूह के माध्यम से सारी महिलाओं को जागरूक करके हम ये काम खेती करने का शुरुआत करेंगे। कोशिशें अगर ईमानदारी से की जाए तो सफलता मिल ही जाती है। इसके लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं होती, बस हौसले मजबूत होने चाहिए। ऐसी ही कहानी है खूंटी के लोहगढ़ा में रहने वाली महिला किसान आरती देवी की। ये अपने खेतों में विभिन्न प्रकार के कृषि आयामों को अपनाते हुए, साथ ही कृषि की उन्नत तकनीकों को अपनाते हुए विभिन्न सब्जियों की खेती कर रही हैं। हाल ही में स्ट्रॉबेरी की खेती से इन्होंने अच्छा उत्पादन किया और अब ब्रोकली की खेती से भी अच्छी आमदनी कमा रही हैं। तो चलिए जानते हैं उनकी सफलता की कहानी। ब्रोकली और स्ट्रॉबेरी की खेती किए हैं, जिसमें से हमको अच्छा आमदनी हो रहा है। जो किसान आज समय के साथ चल रहे हैं वो कृषि से अच्छा मुनाफा ले रहे हैं। ऐसी ही महिला है आरती देवी। इन्होंने अपनी पुरानी फसलों के साथ नई फसलों को खेती में शामिल किया और अपना मुनाफा बनाया है। इन्होंने 50 डिसमिल यानी कि आधे एकड़ में ब्रोकली लगाया है। करीबन ब्रोकली का खेती है 50 डिसमिल में, जिसमें से शुरुआत में रोपने का टाइम 6000 पौधा लगा था। अभी वो तैयार हो गया है पूरा अच्छी तरह से। उसको हम हर एक बाजार काटते हैं, सप्ताह में 2 बाजार, एक रविवार को एक बृहस्पतिवार को। कभी 500 पीस, कभी 1000 पीस ऐसा कटता है। मार्केट में उसका रेट है 20 रुपया पीस, 15 रुपया पीस। वो यानी कि ब्रोकली के ऊपर निर्भर करता है, कोई छोटा भी रहता है, कोई बड़ा भी रहता है। अभी जहाँ तक कि मीडियम साइज का बहुत अच्छा निकल रहा है। आधे एकड़ एरिया में लगभग 6000 पौधे लगे थे, जिसमें से लगभग 5700 पौधे स्वस्थ तैयार हुए और प्रति ब्रोकली कम से कम 15 रुपए के औसत बाजार भाव में बिकता है, जिससे इनकी कुल आमदनी 85,500 रुपए तक हो गई है। इसकी खेती में पूरी लागत लगभग 25,000 रुपए 50 डिसमिल में आती है और लाभ लगभग 60,500 रुपए तक हुआ है। अभी हम मेरा देखते हुए मेरा पूरा परिवार मेरा सपोर्ट में है। भविष्य में तो पहले हर एक किसान मटर, बीन, आलू उसमें ही रहते थे, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि और नया खेती करेंगे, ताकि हाँ जो नहीं होता था हम लोग के देश में, हम लोग के यहाँ जिला में, वो चीज़ हम लोग आगे करना चाहते हैं। अभी मेरा साथ में मेरा परिवार भी मेरा साथ दे रहे हैं। अभी हम लोग का घर ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी और खेती पर ही निर्भर है। कोई बाहर के भी आते हैं देखने, उसको हम जानकारी देते हैं स्ट्रॉबेरी के बारे में, ब्रोकली के बारे में। पहले यहाँ नहीं होता था, अब हो रहा है और इसी से हम लोग का घर भी चलता है। ब्रोकली की खेती करने के लिए कुछ अलग करने की जरूरत नहीं होती। गोभी की फसलों की तरह ही इसकी खेती की जाती है। इसमें रोग कीट भी गोभी की फसल वाले ही लगते हैं, जिनका आसानी से नियंत्रण हो जाता है। ब्रोकली का खेती पहले हम लोग भी नहीं जानते थे, फिर बाद में बाज़ार में देखे कि ये होता है क्या। उसके बाद दुकान में पूछे कि क्या ये हरा गोभी है। ब्रोकली के नाम से हम लोग भी नहीं जानते थे, बाद में पता चला कि ये ब्रोकली है। दुकानदार भैया बोले कि हाँ ये मेरे पास है,
तब हम बोले कि ऐसे इसको कैसे करना चाहिए, तो वो भी नहीं बताएं। फिर हम लोग अपने से सोचे कि जैसे हम लोग नॉर्मल को भी करते हैं, वाइट को भी, उसी प्रकार से हम लोग क्यों इसको एक बार ट्राई क्यों ना करें। उसका बेड से बेड का दूरी 1.5 फीट, पौधा से पौधा का दूरी 1 फीट। फिर एक बार ट्राई किए कम में, अगले साल उसमें कम में ट्राई किए, सक्सेस हो गया, अच्छा हुआ, अच्छे उसमें हम लोग का आमदनी भी अच्छा हुआ। फिर इस बार हम 50 डिसमिल में लगाए हैं, सेम उसी तरह करके थोड़ा सा सिर्फ अलग किए। अगले बार हम लोग जोताई कम किए थे, इस बार थोड़ा सा खेत को और गड्ढा से जोताई किए और अभी हम लोग का ब्रोकली तैयार हो गया है। जिस प्रकार से हम लोग वाइट गोभी को करते थे वही तरह से हम लोग ब्रोकली को भी तैयार किए। अभी वो हमें अच्छा आमदनी भी दे रहा है और मेरा वो अभी ब्रोकली पूरा तैयार भी हो गया है। आरती, जो कि इन दिनों मात्र 50 डिसमिल यानी कि आधा एकड़ में ब्रोकली की खेती करके चर्चित हो गई हैं। आरती खुद बताती हैं कि परंपरागत तरीके के बजाय वो आधुनिक खेती करना पसंद करती हैं, इसलिए इस एरिया में ब्रोकली की खेती की शुरुआत करने वाली और विशेष रूप से महिला होने के कारण मशहूर हो गई हैं। फिलहाल इनके दूसरे खेत में स्ट्रॉबेरी की खेती हुई है, जो अभी ट्रायल के रूप में किया गया है। अभी हम ब्रोकली का भी खेती कर रहे हैं और स्ट्रॉबेरी का भी खेती कर रहे हैं। और स्ट्रॉबेरी 5 डिसमिल में, जो कि अभी शुरुआत में फल फूल आया है, अभी फल आया है, उसको हम मार्केट में 400 रुपये किलो का हिसाब में बेचते हैं। जो किसान भाई बहन आते हैं हमारे पास, उन लोग को हम बता भी देते हैं कि हाँ ये ऐसे करते हैं कह के, फ्री में भी, कोई उससे नहीं। और अभी हमारे अच्छा से ज़िंदगी भी चल रहा है, अब अभी भी किए हैं और आगे भी करेंगे। सब किसान भाई बहन को धन्यवाद। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। बेर के बागों में अभी फलन अवस्था चल रही है और इस समय इन बागों में कीटों और रोगों का अधिक प्रकोप होता है, जो कि काफी नुकसान पहुंचाते हैं। तो इनका नियंत्रण किस प्रकार से करें, जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सुरेश कुमार यादव से। आज हम शुष्क क्षेत्रों की प्रमुख फल बेर के बारे में कुछ विचार विमर्श करेंगे। क्योंकि इसे गरीब का सेब भी कहा जाता है, और कहीं भी क्यों ना, जब ये पोषक तत्वों से इतना भरपूर है। किसान भाई बेर का बाग लगाकर इसके अंदर अंतर सस्य क्रिया करके अधिक से अधिक मुनाफा, अलग से मुनाफा भी कमा सकते हैं। जिस प्रकार यहाँ के इस किसान भाई ने यहाँ बेर का बाग लगा के और बीच में अंतर सस्य क्रियाएं कर रखी है। किसान भाइयों, फलों में बेर को गरीबों का मेवा कहा जाता है, क्योंकि इसमें कई तरह के विटामिन, कैल्शियम, फास्फोरस और आयरन, खनिज लवण प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा इसका फल काफी सस्ता और आसानी से सब जगह मिल जाता है। इसके बाग अपने प्रदेश में बड़े पैमाने पर देखे जा सकते हैं। इसकी बागवानी से किसान अच्छा लाभ भी कमाते हैं। किसान भाइयों, बेर के बाग में पुष्पन से फलन की अवस्था पर कई तरह के कीट और रोगों का प्रकोप भी होता है। जो बागवान इसका सही पहचान करके समय पर नियंत्रण कर लेते हैं, उन्हें अधिक फलोत्पादन मिलता है। बेर में लगने वाले कुछ प्रमुख कीटों व व्याधियों के बारे में बात करेंगे। इसके प्रमुख कीट की बात की जाए तो इसका प्रमुख कीट है फल मक्खी। फल मक्खी के अंदर यह बेर का सबसे हानिकारक कीट है। जब फल छोटे व हरे रहते हैं तब कीट का आक्रमण होता है। शुरू में फल में एक लट, जिसे अपन मैगट बोलते हैं, पाई जाती है। छोटे फल इसके प्रभाव से काणे हो जाते हैं, लेकिन बड़े फलों के आकार में कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता है। इसके आक्रमण से बीज के चारों ओर खाली स्थान हो जाता है, वह सड़ा सा दिखने लगता है तथा लटें अंदर से पूरा फल खाने के बाद बाहर आ जाती है। इसके बाद यह मिट्टी में प्यूपा
प्यूपा के रूप में छिपा रहता है। कुछ दिन बाद इसमें मक्खियाँ बनकर तैयार हो जाती है तथा आक्रमण फलों का पुनः शुरू हो जाता है। बेर के बाग में अधिक नुकसान पहुंचाने वाला मुख्य कीट है फल मक्खी। फल मक्खी कीट की पहचान या कीट बेर को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाता है। इस मक्खी की वयस्क मादा फलों के लगने के तुरंत बाद उनमें अंडे देती है और ये अंडे लार्वा में बदलकर फल को अंदर से नुकसान पहुंचाते हैं। इसके आक्रमण से फलों की गुठली के चारों ओर एक खाली स्थान हो जाता है तथा लटे अंदर से फल खाने के बाद बाहर आ जाती हैं। इसके बाद में मिट्टी में प्यूपा के रूप में छिपी रहती हैं तथा कुछ दिन बाद वयस्क बनकर पुनः फलों पर अंडे देती हैं और नुकसान करती है। इसके नियंत्रण की बात करें तो बाग के आसपास के क्षेत्र की जंगली झाड़ियों को हटा दे, प्रभावित फलों को इकट्ठा करके नष्ट या कहीं गड्ढे में गाड़ दे। वह मई जून में बाग की मिट्टी को पलटते रहे। बाग की मिट्टी के साथ साथ जो पेड़ के चारों ओर की मिट्टी है उसको भी पलटते रहे। वह उसको रेकिंग से मिट्टी को पलटते रहे। अगर हम बात करें इसके केमिकल कंट्रोल की तो इसके लिए मोनोक्रोटोफॉस 36 SL 1 ml या डाइमिथोएट 30 EC 1 ml प्रति लीटर हिसाब से छिड़काव करें। दूसरा छिड़काव इसके 15 से 20 दिन बाद में 20 दिन के अंतराल पे करते रहे। इसके अगले अगर कीट की बात करें तो वो आता है छाल भक्षक कीट। जून माह में यह कीट पेड़ की छाल को खाता है तथा छिपने के लिए अंदर डाली में गहराई तक सुरंग बना लेता है तथा कभी कभी डाल या शाखा कमज़ोर हो जाती है। इसके नियंत्रण की बात करें तो सूखी शाखाओं को काटकर जला दें या मेलाथियान 50 EC 1.5 ml प्रति लीटर पानी का घोल बनाकर शाखाओं तथा डालियों पर छिड़कें। साथ ही सुरंग को साफ करके पिचकारी की सहायता से केरोसिन 3 से 5 मिलीलीटर प्रति सुरंग डालें या फुआ बनाकर सुरंग के अंदर रख देवें। बाहर से गीली मिट्टी से बंद कर देवे। तो बेर के बाग में लगने वाला मुख्य रोग चूड़ित आसिता जिसे छछाया रोग भी कहते हैं। इस रोग में पौधा पत्तियों गिरा देता है, फलों का आकार छोटा हो जाता है। इसी क्रम में आगे इसके रोगों की बात करें तो इसका प्रमुख रोग है छाछा रोग। छाछा जिसे अपन पाउडरी मिल्ड्यू या चूनी फफूंद भी कहते हैं। इससे बेर की टहनियाँ, पत्तियाँ व फल सफ़ेद कवक आवरण से ढक जाते हैं। प्रभावित पत्तियों एवं फलों की वृद्धि रुक जाती है और फल गिरने लग जाते हैं, जिससे बाज़ार में इनकी मांग कम रहती है। वह इससे सीधा किसान को भारी नुकसान देखने को मिलता है। इसके नियंत्रण की बात करें तो डाइनो के 48 EC 0.1% के 3 छिड़काव, प्रथम फूल आने से पहले और 2 बाद में 15-15 दिन के अंतराल पर इसका छिड़काव करना चाहिए। इसके अतिरिक्त कार्बेंडाजिम 50 WP 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के घोल का छिड़काव करके भी इसका नियंत्रण किया जा सकता है। वह किसान भाई इससे अधिक उपज ले सकते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम बेडो, जिला रांची के कृषक दीपेश महतो ने। यह दीमक कीट से फसलों को बचाने के उपायों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो दीपेश महतो जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाइयों, आप सभी दीमक से सिर्फ खेत ही नहीं अपने घर में सभी जगह दीमक से त्रस्त रहते होंगे। ऐसा है
कि दीमक की 2022 2250 2300 प्रजातियां पूरे विश्व में उपलब्ध हैं। इनमें से बहुत सारी प्रजातियां हमारे भारतवर्ष में पाई जाती हैं और दीमक एक ऐसा जीव है जो आपको खेत में तंग करता है, घर पे भी तंग करता है। दीमक जो है एक सामाजिक प्राणी की तरह है। जिस तरह से मक्खियों की अपनी कॉलोनियाँ होती हैं उसी तरह से दीमक का भी अपना घर संसार होता है, परिवार होता है, रानी होती है, काम करने वाले होते हैं, रानी होती है। इस तरह से इनका संसार चलता है। दीमक पॉलीफेगस कीट होता है। यह सभी फसलों को बर्बाद करता है। भारत में फसलों को तकरीबन 45% से ज्यादा नुकसान दीमक से होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार दीमक कई प्रकार की होती है। दीमक भूमि के अंदर बीजों, अंकुरित पौधों को चट कर जाती है। कीट जमीन में सुरंग बनाकर पौधों की जड़ों को भी खाते हैं। प्रकोप अधिक होने पर ये तने को भी खाते हैं। ये नमी वाले जगह पे और सूखे जगह दोनों ही पे पाई जाती हैं। दीमक जो है आपको देखेंगे कि पौधा अचानक से ही ऊपर अच्छा है लेकिन स्वतः मर रहा है और ऊपर किसी चीज़ का कोई क्षति का लक्षण नहीं है। पौधे को निकाल के देखेंगे तो वहाँ पता चलेगा कि मिट्टी के साथ दीमक लगा हुआ है। अब क्या है, दीमक अपना घर बनाते हैं और दीमक के घर को हम लोग टेंटोरियम कहते हैं और ये टीले के रूप में होता है। कभी कभी बहुत बड़े बड़े टीले के रूप में भी पाया जाता है। तो ये बहुत ही नुकसान करता है। अगर इस कीट पहचान की बात करें तो दीमक कीट का वैक्स मोटा होता है जो घूसर भूरे रंग का होता है और इस कीट की सूड़ियां मिट्टी की बनी दरारों अथवा गिरी हुई पत्तियों के नीचे छिपी रहती है। ये रात के समय निकलकर पौधों की पत्तियों या मुलायम तनों को काटकर गिरा देती है। दीमक आलू, टमाटर, मिर्च, बैगन, फूलगोभी, पत्ता गोभी, सरसों, राई, मूली, गेहूं आदि फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। जहाँ पर सिंचित क्षेत्र नहीं है वैसे जगह पे पानी की अगर मात्रा कम हो जाती है तो दीमक का प्रकोप हमें देखने को मिलता है। दीमक का बचाव के लिए बड़े खेतों पे क्या करेंगे, जहाँ है वहाँ पानी का तुरंत जो प्रवाह है वो कर देंगे। अभी हाल के दिनों में कुछ इसके प्रलोभन भी आए हैं लेकिन वो थोड़ा महंगा है, लेकिन आने वाले समय में निश्चय ही इसके ऊपर बहुत अच्छा अभी जो रासायनिक है उससे अच्छा काम कर रहा है। फिर आपका करंज का खल्ली वगैरह है, इसको भी जहाँ पर अगर छोटे जगह पे है खल्ली का व्यवस्था है तो इसको भी डालेंगे तो इन सब से इसका बचाव हो जाएगा। दीमक से बचाव के लिए गर्मियों में खेत की अच्छी गहरी जुताई करें। खेत को खरपतवारों से मुक्त रखें। खेत में कभी भी कच्ची गोबर नहीं डालनी चाहिए। कच्ची गोबर दीमक का प्रिय भोजन होता है। बीजों को बेब्रिया बेसियान फफूंद नाशक से उपचारित किया जाना चाहिए। 1 किलो बीज में 20 ग्राम बेब्रिया बेसियान फफूंद नाशक से उपचारित करके बोनी चाहिए। 2 किलोग्राम सूखी नीम की बीज को कूटकर बुआई से पहले 1 एकड़ खेत में डालना चाहिए। नीम के 30 किलोग्राम प्रति एकड़ में बुआई से पहले खेत में डालने से इससे प्रकोप कम होता है। 1 किलोग्राम बेब्रियान बेसियान फफूंद नाशक और 25 किलोग्राम गोबर की सड़े खाद में मिलाकर बुआई से पहले खेत में डालें। दीमक के रासायनिक नियंत्रण के लिए क्लोरपायरिफास 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर खेत में बुआई से पहले भुरकाव करना चाहिए। प्रति किलो बीजों को 4 मिलीलीटर क्लोरोपायरिफास दवा से उपचारित करके बीजों को बुआई करें। दीमक को नियंत्रित करने के लिए 2 लीटर क्लोरोपायरिफास दवा को 4 किलो रेत में मिलाकर प्रति हेक्टेयर बुआई के समय खेत में डालना होता है। और एक दवा है क्लोरपायरिफास 50 सीसी का, उसका अगर पौधे पे लगा हुआ है तो 5 मिलीलीटर प्रति लीटर के दर से घोल बना के जड़ के आसपास उसका पटवन कर देंगे और अगर ऊपर लगा है तो उस पे भी डाल देंगे। इसी तरह से एक अच्छा उपाय यह है कि अगर पूरे खेत पे लगा हुआ है जो कि दिख नहीं रहा है तो उस जगह पे क्या करें, वो जो कीटनाशक है क्लोरपायरिफास उसका डिब्बी लें। उसके डिब्बी पे जो ढक्कन है उस पे छोटा सा छेद कर दें, उस पे एक लुत्ती लगा दें जैसा हम लोग दिया बनाते हैं
और उसे बहुत पतला रखें कि वो छोटा छोटा बूंद गिरे। तो इससे क्या होगा कि पानी भी खेत में जाता जाएगा और बूंद बूंद दबा भी जाएगा। इससे क्या होगा कि पूरे खेत में सभी जगह पे वो जो रासायनिक दवा है सभी जगह उपयोग हो जाएगा, सभी जगह जाएगा। तो इस जो दीमक का प्रकोप है इससे बचाव होगा। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 5015